जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। क्लास 12th का बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, तो अब ये सीरीज जो चलेगी लगातार चलेगी और आप लोगों को जो है लगातार ये बताया जाएगा कि कौन से चैप्टर में कहाँ से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ आपको सभी चैप्टर्स के रिवीजन कराए जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग तो पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन एक बार जो है कि पूरा रिवीजन हो जाए ताकि आपके दिमाग में बना रहे, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप समझ सके, उसको पढ़ सके। तो आइए शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन से। आइए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो आखिर जनन की आवश्यकता क्या है? जनन की आवश्यकता है कि प्रत्येक जीवधारी ये चाहता है कि हमारा अस्तित्व इस धरती पे बना रहे, इसलिए वो जनन प्रक्रिया के द्वारा एक नई संतति को जन्म देता है। तो क्या पौधों में सिर्फ लैंगिक जनन ही होता है? नहीं, तो बहुत से पौधे होते हैं जिनमें अलैंगिक जनन भी होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पौधों की जैसी संरचना होगी उसी प्रकार के उसमें जनन होंगे। तो एक चीज समझना है ना बच्चों कि बारी बारी से समझते हैं कि आखिर पहले समझते हैं कि जनन क्या है। लेकिन जनन प्रक्रिया शुरुआत करने के लिए एक निश्चित एज की आवश्यकता होती है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे सभी जीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है, जिसे हम औसत आयु कहते हैं। सभी जीवों का होता है, किसी का 70 साल होता है, तो किसी का 60 साल होता है, तो किसी का 140 वर्ष होता है, किसी का 4 महीने होता है, किसी का जो है कि 21 दिन का होता है। तो हर जीवों का, जितने भी जीव हैं, सभी जीवों का अपना एक औसत आयु होता है। लेकिन उस औसत आयु के चक्र में वो अपना जो एक जीवन चक्र होगा, उस जीवन चक्र में वो जनन प्रक्रिया के द्वारा एक नई संतान को जन्म देता है। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं शॉर्टकट में, यानी कि शॉर्ट रिवीजन हम समझेंगे इसको, पूरा तो नहीं, मतलब शॉर्ट रिवीजन, धीरे धीरे एक एक सीरीज में आपको मिलता जाएगा। आइए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो यहाँ पर जनन है जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन की परिभाषा क्या होगी कि प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो प्रत्येक जीवधारी चाहता है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखे, और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो जनन करता है। परंतु ये किसी भी जीवधारी का गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, बल्कि ये जीवधारियों का क्या है, लक्षण है। अगर कोई जीव जनन नहीं करेगा, संतान नहीं पैदा करेगा, तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी जातियों को कायम रखने के लिए जनन करना आवश्यक होता है, क्योंकि जनन के द्वारा एक नई संतति का जन्म होता है। आइए समझते हैं जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन है और दूसरा है लैंगिक जनन। आपको पहले ही हमने बताया कि जीवों की संरचना जिस प्रकार से होगी उसी प्रकार से उनमें जनन प्रक्रिया भी होगी। तो उसी तरह से समझते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए, एक अलैंगिक जनन हो गया और दूसरा लैंगिक जनन हो गया। तो अलैंगिक जनन में खासकर जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और कुछ यूकैरियोटिक जीव भी भाग लेते हैं। इनमें क्या होता है, कोशिका विभाजन के दौरान एक नई संतति का जन्म होता है, और एक तरह से इनकी वृद्धि भी होती है और एक तरह से इनमें जो है नई संतति का जन्म भी होता है। आइए आगे समझते हैं। तो इसमें एकल जीव भाग लेते हैं, अर्थात इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। तो मान लो कोई एक जीव है, तो वो क्या करेगा कि कोशिका विभाजन करके 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो 2 भागों में विभाजित हो, उसमें कुछ संरचना के द्वारा भी जीव का निर्माण हो सकता है। तो जैसे जीवों की संरचना होगी उसी प्रकार से उसमें जनन प्रक्रिया होगी।
तो यहां पर तो इसमें एकल जीव भाग लेते हैं और इसमें भाग लेने वाले जीवों में युग्मक का निर्माण नहीं होता। इसीलिए तो अलैंगिक जनन है कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। फिर यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें विविधता नहीं होती है, अर्थात क्लोन का निर्माण होता है। अर्थात इसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि मनुष्य जैसे है ना, तो मनुष्य में क्या करते हैं कि एक ही घर में देखें तो लोग अकल मतलब करने का मतलब है कि अलग अलग जो है कि उनका जो है संरचना है, मतलब संरचना तो एक ही है परंतु उनके जो बाहरी जो स्वरूप हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसमें युग्मक का निर्माण न होने के कारण इसमें विविधता नहीं होती है। विविधता आने का कारण क्या है? विविधता आने का कारण है अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ क्या है? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरण होते हैं और रूपांतरण होकर क्या करते हैं, लक्षणों में विविधता उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। अनुवांशिक पदार्थों में जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, क्रोमोसोम हो गया, जीन हो गया, क्रोमेटिड हो गया, तो ये सभी अनुवांशिक पदार्थ में आते हैं। वास्तव में जो अनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें विविधता देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ से विविधता देखने को मिलेगा भाई? जब कोशिकाएं ही टूटकर दो भागों में टूट जाएगी। मान लो जैसे ये है ना बच्चों, ये मार्कर दिख रहा है, तो इस मार्कर को क्या करते हैं कि यहाँ से तोड़ दें। तो जब यहाँ से तोड़ते हैं तो क्या इसमें और इसमें कुछ विविधता देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से जीवों में क्या है कि कोशिका विभाजित होती है और उस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि एक नए जीवों का निर्माण हो जाता है। तो उसी तरह से है ना, तो उसमें विविधता कहाँ से होगी? फिर यह जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, वह कुछ पौधों में बात करते हैं। तो कुछ पौधों में जो है कि आपको अलैंगिक जनन देखने को मिलता है, जैसे कि गुलाब हो गया, जैसे कि आलू हो गया, गन्ना हो गया। तो ये सभी क्या करते हैं कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। जैसे ब्रायोफिलम है, तो ब्रायोफिलम में तो पत्तियों के द्वारा जो है पौधे विकसित होते हैं, है ना। तो ये दुनिया है और बड़ा विचित्र है और तरह तरह से बस फाइनली उनका जो उद्देश्य होता है कि एक नई संतति को जन्म देना है ताकि उनका अस्तित्व इस धरती पे बना रहे। आइए आगे समझते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या है कि इसमें दो विपरीत लिंग भाग लेते हैं, मतलब इसमें मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है और ये क्या करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। अब जो मेल की जो बॉडी है, जो मतलब जो नर है, उसकी जो संरचना होगी वो अलग होगी, जो मादा की संरचना होगी उसकी संरचना अलग होगी और दोनों के दोनों एक मैच्योर कंडीशन में, मतलब एक परिपक्व अवस्था में ही युग्मक का निर्माण करते हैं। लगातार उनकी कोशिका विभाजित होती रहती हैं। जब वो एक परिपक्व अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उस अवस्था में क्या करते हैं कि युग्मक का निर्माण करते हैं। अब आगे देखिए, इसमें विविधता होती है, इसमें विविधता होती है। ये पहला पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। इसमें विविधता होती है क्योंकि ये युग्मक का निर्माण करते हैं। मेल का जो आधा गुणसूत्र है वो जाता है, फीमेल का जो आधा गुणसूत्र है वो जाता है। तो जाहिर सी बात है जहां दो लोग भाग लेंगे तो वहां पर विविधता तो देखने को मिलेगी ही। अब यहां देखिए, इसमें विविधता देखने को मिलती है। तो जैसे पौधे हैं, तो अब उसी के बारे में तो पढ़ना है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो इसमें जो जिम्नोस्पर्म पौधे हैं वो भी लैंगिक जनन प्रक्रिया के द्वारा जो है नए संतति जन्म लेते हैं और एंजियोस्पर्म के जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी पुष्पीय पादप होते हैं, सभी के सभी क्या करते हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। आगे देखिए, अब यहां अलैंगिक जनन के प्रकार समझ लेते हैं। ठीक है, तो कुछ जंतुओं में, कुछ पौधों में होता है। तो यहां पर पहला जो दिख रहा है ये है विखंडन, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फिशन ना। तो यहां पर फिशन जो है, तो जो विखंडन है, इस जो है विखंडन का अर्थ ही समझ में आ रहा है कि इसमें जीव जो है वो दो भागों में टूटकर एक नई संतति को जन्म देता है। खासकर जो सरल कोशिकी वाले होते हैं ना, एक कोशिकी के जितने भी प्राणी होते हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, विखंडन विधि से, मतलब अलैंगिक विधि से ही जनन करते हैं। परंतु कुछ लैंगिक विधि से भी जनन करते हैं बच्चों। लेकिन अलैंगिक विधि में अगर वो जिन विधियों को अपनाते हैं तो उसमें विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है, पुनरुद्भवन है, कायिक प्रवर्धन है। ठीक, आइए आगे समझते हैं। तो जो आपका विखंडन है,
विखंडन हम कह सकते हैं, इसको अगर लिखना होगा बोर्ड में तो कैसे लिखेंगे? विखंडन एक प्रकार की अलैंगिक जनन विधि है जिसमें प्रत्येक युधारी, ठीक है, अपने कोशिकाओं के विभाजन के दौरान एक नई संतति को जन्म देता है। तो जो विखंडन होता है बच्चों वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। ये देखिए दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा द्विखंडन होता है और दूसरा होता है बहुखंडन। बहुखंडन होता है। अब द्विखंडन में क्या है? द्विखंडन को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन होते हैं। अब यहां ध्यान रखना कि द्विखंडन कब होगा और बहुखंडन को कब होगा। तो द्विखंडन जो होता है वो अनुकूल स्थिति में होगा। कब होगा? अनुकूल स्थिति में होगा। परंतु बहुखंडन कब होगा? प्रतिकूल स्थिति में होगा। कब होगा? प्रतिकूल स्थिति में होगा। तो विखंडन होगा जरूर, लेकिन उससे स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है ना। तो यहाँ देखिए जैसे द्विखंडन है तो अनुकूल स्थिति में होगा। अनुकूल का मतलब होता है जो जीवों के अनुकूल हो, जहाँ पर पानी की सुविधा मिल जाए, जहाँ पर उसे भोजन पर्याप्त रूप में मिल जाए, उसे सही से जो उसका वास स्थान है वो मिल जाए, ठीक है। परंतु कभी कभी प्रतिकूल स्थितियाँ भी तो आ जाती हैं, जैसे वहाँ पर पानी की मात्रा नहीं है या भोजन की मात्रा नहीं है। तो जैसे अमीबा है, तो अमीबा क्या करता है कि अपने शरीर को दो भागों में तोड़कर द्विखंडन तो करता है, परंतु जब विपरीत परिस्थिति होती है, मतलब प्रतिकूल स्थिति होती है, तो उस स्थिति में क्या करता है कि वो अपने चारों तरफ क्या करता है? शिष्ट बना लेगा। और जब शिष्ट बना लेगा तो वो उसे हम पुटी भवन कहते हैं, चारों तरफ बना लेता है। और जिसके अंदर अमीबा क्या करता है कि कई भागों में टूट जाता है। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, अनुकूल स्थिति आई, तो वो ऊपर वाली शिष्ट टूट जाती है और टूटने के बाद उसमें ढेर सारे अमीबा का निर्माण हो जाता है। और इस तरह से ढेर सारे उसमें ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बहुखंडन। तो यह खासकर जो होता है यह किस में होता है? अमीबा में होता है। तो अमीबा जैसे है बच्चों, तो अमीबा ये है, तो जब यहाँ से क्या होगा कि इसमें विभाजन होगा, तो जब यहाँ पर इसमें विभाजन होगा तो ये टूट कर क्या होगा? दो भागों में हो जाएगा। दो भागों में हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि नई संतति बन जाएगी, न्यू डाटर सेल बन जाएगी, तो नई संतति बन जाएगी। लेकिन परंतु अगर बहुखंडन की बात करें तो बहुखंडन में क्या करता है कि ये चारों तरफ क्या करता है? शिष्ट बना लेता है। जब शिष्ट बना लेता है तो ये क्या करता है कि अमीबा छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। लेकिन जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये छोटे छोटे जो अमीबा है ये टूट कर क्या होगा? बाहर निकल आएगा, ढेर सारे अमीबा का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? द्विखंडन बोलेंगे। द्विखंडन बोलेंगे। जबकि इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? बहुखंडन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुखंडन, मल्टीपल फिजन कहेंगे। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि द्विखंडन कब होगा और बहुखंडन कब होगा। तो द्विखंडन कब होगा? अनुकूल स्थिति में, लेकिन बहुखंडन कब होगा? प्रतिकूल स्थिति में होगा। तो ये रहा अलैंगिक जनन का पहला भाग। दूसरा है बेटा आपका मुकुलन। क्या है? मुकुलन। देखो मुकुलन इसका मतलब होता है बडिंग ना। तो मुकुलन खासकर जो है कि जैसे कि आपका हाइड्रा हो गया और ईस्ट हो गया। तो हाइड्रा भी मुकुलन विधि से क्या करता है कि एक नई संतति को जन्म देता है, और ईस्ट भी क्या करता है कि एक नई संतति का जन्म देता है। उसमें क्या होता है हाइड्रा में जैसे ये हाइड्रा है, इसको मान लेते हैं ये हाइड्रा है। तो हाइड्रा में क्या होता है कि अगला जब इसमें मुकुल बनता है तो ये जो संरचना है, ये संरचना इस तरह से बन जाती है, इस तरह से संरचना बन जाती है। तो जब इस तरह से संरचना बनती है तो इस संरचना के द्वारा क्या होता है कि एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। एक नए हाइड्रा का मतलब नई संतति बन जाती है। क्या बन जाती है? नई संतति। नई संतति यहां पर बन जाती है। ये तो रहा मुकुलन विधि। मुकुलन विधि खासकर हमने बताया ना कि हाइड्रा और ईस्ट में होता है। ईस्ट जो है एक प्रकार का कवक है जो कि एस्कोमाइसिटीज में आता है। ईस्ट का उपयोग क्या है? ईस्ट के द्वारा जो है ब्रेड बनाया जाता है,
बियर बनाया जाता है। मतलब इसकी सहायता से इसको जब आटे में मिला देते हैं तो क्या होता है कि आटा जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से आटा जो है वो मुलायम हो जाता है। ब्रेड देखो कितना सॉफ्ट होता है। घर में जब पूड़ी कचौड़ी या फिर बनाना होता है या फिर कोई प्रोग्राम पड़ता है तो उसमें ईस्ट पाउडर जो डाला जाता है ताकि वो जो कचौड़ी हो वो सॉफ्ट बन सके। ईस्ट एक उसकी कवक है। अब यहाँ का बात करते हैं बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन जो होता है कि यह भी एक प्रकार की अलैंगिक जनन विधि है, जिसमें ठीक है विपरीत परिस्थितियों में ही ये क्या करते हैं, ढेर सारे स्पोर का निर्माण करते हैं, ढेर सारे बीजाणु का निर्माण करते हैं। जैसे हम कवकों की बात कर लें, ठीक है, कुछ सवालों में भी क्या होते हैं कि बीजाणु का निर्माण होता है। तो बीजाणु जनन के द्वारा ही क्या करते हैं कि ढेर सारे छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं और उन्हीं स्पोर्स के द्वारा एक नई संतति का जन्म होता है, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बीजाणु जनन। फिर अगला है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन ना। तो पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है? पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण, कुछ जीवों के अंदर ये खासियत होती है कि वो जितने भागों में टूटेंगे और टूटे हुए भागों से क्या होता है कि एक नए जीव का निर्माण हो जाता है पुनरुद्भवन में। जैसे प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया क्या होता है कि जहां से बेटा टूट जाएगा ना, टूटने के बाद क्या होगा कि उससे एक नया जीव बन जाएगा। अब पुनरुद्भवन ये हो गया, ठीक। इसी तरह से जो पोरीफेरामाता, यूप्लेक्टेला हो गया, यूस्पंजिया हो गया, तो जब ये कई भागों में टूटते हैं तो उसी तरह से क्या करते हैं कि उन टूटे हुए भागों से एक नई संतति का निर्माण हो जाता है। अब यहां पर क्या है, पुनरुद्भवन हो गया बेटा। फिर उसके बाद कायिक प्रवर्धन है। तो कायिक प्रवर्धन में क्या है? कायिक प्रवर्धन ये खासकर पौधों में जो संरचनाएं बनती हैं, जैसे हम आलू की बात करते हैं तो उसमें जो है कि अंकुर निकल जाता है, बड निकल जाते हैं, जिसे आंख कहते हैं। तो उस आंख के द्वारा जो है कि एक नया पौधा डेवलप होता है। गन्ने की बात करें तो गन्ने में जो है कि स्पोर्स निकल जाते हैं, उसमें बड्स बन जाते हैं। तो गन्ने को क्या करते हैं कि काट कर लगा देते हैं। उसी तरह से गुलाब है तो गुलाब को क्या करते हैं कि काट कर लगा देते हैं और लगाने के बाद उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। जैसे कि अदरक हो गया तो उसमें क्या होता है कि राइजोम होता है, ठीक, राइजोम होता है। और उसके अलावा जो है जैसे कि आपका जलकुंभी हो गया तो उसमें ऑफसेट होता है। तो पौधों के उन संरचनाओं के द्वारा ही क्या होता है कि एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। ऐसे पौधे में बीज का निर्माण तो होगा परंतु उसमें भ्रूण नहीं होगा। ये फ्लावर तो विकसित करते हैं, हो सकता है किसी किसी पौधे में जो है कि बीज का भी निर्माण हो, लेकिन उस बीज के अंदर जो भ्रूण होगा वो डेवलप नहीं होता है। तो इन पौधों की ये खासियत होती है कि ये जो है कि तनों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, जैसे पत्तियों की बात करें, मैंने पहले ही बताया आपको ब्रायोफिल्म, तो ब्रायोफिल्म में पत्तियों के द्वारा ही जो है कि एक नए पौधे का विकसित हो जाता है। जैसे प्रॉप रूट किसमें बनता है? बरगद में। तो जो बरगद है तो बरगद में जो प्रॉप रूट निकलता है ऐसे करके, ठीक, जाके जमीन से लग जाता है और उस जमीन से जो है कि एक नया पौधा डेवलप हो जाता है, बरगद। तो यहां पर कायिक प्रवर्धन आपका खत्म होता है बच्चों। तो अब हम शुरुआत करते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो पहले पुष्पों के बारे में जान लेते हैं। पुष्पों का उपयोग हर तरह से किया जाता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और उसके तौर पे व्यवहारिक रूप से, या फिर हर तरह से पौधों, अगर चाहे दुख हो सुख हो, हर तरह से पुष्पों का प्रयोग किया जाता है। जो पुष्प होते हैं वे सभी पत्तियों के परिवर्तित रूप होते हैं। कुछ पुष्प जो है कि खुशबूदार होते हैं, कुछ पुष्प खुशबूदार नहीं होते हैं। कुछ पुष्प जो है कि आपको रंग बिरंगे दिखाई देते हैं और कुछ क्या होते हैं, वाइट दिखाई देते हैं। तो जितने भी पुष्प हैं लगभग सभी पुष्पों की संरचना एक जैसी होती है। तो कुछ मादा पुष्प होते हैं तो कुछ नर पुष्प होते हैं। तो जायांग हो गया और आपका जो है जायांग हो गया, जायांग के अलावा पुमंग हो गया, जिसे हम एंड्रोसियम और गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपका ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब हम अगले सीरीज में आपको हम पढ़ाएंगे कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पों के प्रमुख भाग, सेरिकल्चर क्या है, पुष्प क्या है और पुंकेसर क्या है, जायांग क्या है, स्त्री केसर क्या है, वर्तिकाग्र क्या है, इन सब को बारे में पढ़ाएंगे। अब फूलों से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि फूल भले ही कांटे में रहते हों, कांटों के बीच में रहते हैं, लेकिन हमेशा खिलखिलाते रहते हैं, हमेशा खिले होते रहते हैं। तो इसी तरह से जीवन है तो उसमें
जो है कि भले ही कितना भी दुख सुख आए, लेकिन इंसान जो है हमेशा हंस के गुजारे। वो फूलों से हमें सीखने को मिलता है। फूल जहाँ भी होते हैं वहाँ रंगत बढ़ा देते हैं, लेकिन उनके नीचे लगे कांटे कोई नहीं देखता है। तो इसी के साथ आप तैयारी करते रहें लगातार, और जो भी किताब में क्वेश्चंस हैं, जो भी आप गाइड लिए हैं, जो अनसॉल्व लिए हैं, उससे लगातार पढ़ते रहें बच्चों। और किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, स्प्रेड करें, फैलाएं। जहाँ तक हो सके उतना कोशिश करें कि शेयर 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 करें। आइए इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।